हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया सोनालिका पॉलिटिकल साइंस के इस क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा क्लास है वो पीजी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए है और पीजी सेमेस्टर 1 के कोर्स का जो पेपर 4 है उसके अंतर्गत हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस किया था, महात्मा गांधी। और उसमें हमने महात्मा गांधी का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं और उनके सामाजिक विचार जाने थे। आज के इस क्लास में हम उनके आदर्श राज्य या समाज के बारे में या राज्य से संबंधित उनके क्या विचार थे उसको जानने की कोशिश करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि महात्मा गांधी ने जो है वो किस तरह के राज्य या समाज की या जो राम राज्य कहते हैं उनकी जो संकल्पना थी, उसकी विचार जो थे और उसमें कौन से तत्व निहित थे, और इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी पूरा नाम इनका था और 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म जो है वो गुजरात के पोरबंदर जो जगह था वहाँ हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा हासिल करने के बाद आगे की बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए वो इंग्लैंड गए और फिर वहाँ से शिक्षा ग्रहण करके वो भारत लौटे और उसके बाद उन्होंने भारत की सक्रिय राजनीति में उन्होंने जो है वो अपना योगदान दिया और हर क्षेत्र में जो उस समय समाज में जो व्याप्त थी बुराइयां, चाहे वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, उन सभी को दूर करने का उन्होंने प्रयास किया था। आज हम जानेंगे कि वह एक जो है भारतीय राजनीतिक चिंतन के रूप में हम उनका अध्ययन जो करते हैं और उनके विचारों को जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर उन्होंने उनके विचार क्या थे और उसकी इनकी प्रासंगिकता किस तरह से आज भी जो है वो बनी हुई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वह बहुत बड़े एक मानवतावादी थे, आध्यात्मिक गुरु थे, राजनीतिज्ञ थे, हर क्षेत्र में एक समाज सुधारक भी कह सकते हैं आप उनको। तो हर क्षेत्र में उन्होंने जो है उनका योगदान जो है वो सराहनीय रहा है और इसलिए जो है महात्मा गांधी को महात्मा शब्द जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा उनको महात्मा शब्द का प्रयोग किया गया था। तो आज हम जानेंगे कि उनका जो राज्य से संबंधित विचार था वो क्या था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वो सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, नैतिकता, परोपकार, सादगी, सदाचार आदि जितने भी ये जो मानवीय मूल्य हैं, मूल्यों का राजनीति में समावेश करना चाहते थे और राजनीति को बहुत ही अच्छी बनाना चाहते थे, अच्छा बनाना चाहते थे। क्योंकि जब राजनीति इन मूल्यों पर होंगी तो उसमें कोई बुराई नहीं होगी, तो उसमें सभी लोगों को समान दृष्टि से देखा जाएगा और सभी लोगों के कल्याण की बात की जाएगी। और इसलिए इन सभी मानवीय गुणों का वो समावेश करना चाहते थे राजनीति में और राजनीति का आध्यात्मिकरण जो है वो करना चाहते थे। गांधी जी सकारात्मक राजनीतिक सक्रियता के लिए राजनीति का आध्यात्मिकरण करना चाहते थे और जो है गांधी जी ने राजनीतिक आध्यात्मिकरण में जातीय एवं सांप्रदायिक जो सद्भावना को देखने को जो है उनके विचारों में जो सांप्रदायिक सद्भावना है वो देखने में हमें मिलती है, उसका हमें पता चलता है गांधी के विचारों को देखने और समझने से। गांधी जी जो हैं वो आर्थिक समानता और निजी संपत्ति जो था, निजी संपत्ति पर सीमित अंकुश के लिए गांधी जी जो है वो ट्रस्टीशिप का जो नामक जो सिद्धांत था उसका प्रतिपादन करते हैं। और गांधी जी कहते हैं कि जब तक पूंजीपतियों के पास आवश्यकता से ज़्यादा धन हो जाएगा तो उसे एक ट्रस्ट को दे देनी चाहिए। अगर पूंजीपतियों के पास ज़्यादा धन हो जाता है तो उसे एक ट्रस्ट को दे देना चाहिए और ट्रस्ट द्वारा पूंजीपतियों का प्रदत्त धन गरीबों के कल्याण में लगाया जाना चाहिए, खर्च किया जाना चाहिए। और इस प्रकार ट्रस्टीशिप लगभग आर्थिक समानता लाएगा तथा निजी संपत्ति पर भी रोक लगाएगा या उस पर अंकुश लगाएगा। ये ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के अनुसार उन्होंने कहा है। गांधी जी लोक कल्याणकारी जो है राज्य की अवधारणा को स्वीकार करते हैं। करने के बाद बहुमत का शासन, मताधिकार एवं
प्रतिनिधित्व जैसी प्रजातांत्रिक मूल्यों की चर्चा करते हैं। और गांधी का कहना है कि बहुमत का शासन उचित है, परंतु उसका उद्देश्य सुशासन होना चाहिए और कुशासन नहीं। और बहुमत के शासन में अल्पमत के हितों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। गांधी के प्रतिनिधित्व का उद्देश्य जो है वो परोपकार यानी जनता का ज़्यादा से ज़्यादा जो है कल्याण बताया है। और गांधी जी मताधिकार, वोट देने का अधिकार उसी को देना चाहा है जिसके पास अवकाश रहे। और गांधी जी का राष्ट्रवाद जो है वो संकीर्ण एवं उग्र राष्ट्रवाद ना होकर व्यापक और सहिष्णु राष्ट्रवाद है। और गांधी को राष्ट्रभाषा, राष्ट्रीय पोशाक, राष्ट्रीय शिक्षा में अटूट आस्था थी, पर वे कट्टर राष्ट्रवादी नहीं थे। वे अंतर्राष्ट्रीयतावाद में राष्ट्रवाद को शामिल करना चाहते थे। गांधी विश्व को एक ही परिवार बताकर सच्चे अंतर्राष्ट्रीयतावादी बन जाते हैं। सार रूप में गांधी औचित्यपूर्ण राष्ट्रवाद एवं व्यापक अंतर्राष्ट्रीयतावाद के समर्थक रहे हैं। तो ये कुछ उनके प्रारंभिक जो विचार थे वो थे। अब गांधी जी जो हैं कि राजनीतिक विचारों के अंतर्गत जो है, अपने राजनीतिक विचारों के अंतर्गत गांधी जी द्वारा चित्रित जो आदर्श राज्य, जिसे वे राम राज्य कहते हैं, वो राम राज्य की रूपरेखा देना चाहते हैं, वो एक तरह से उचित है। और राम राज्य शब्द जो है का प्रयोग कुछ भ्रामक हो सकता है, क्योंकि इसका शाब्दिक अर्थ है रामचंद्र जी का राज्य। वस्तुतः राजा रामचंद्र के समय और आज की स्थिति में अवस्था और काल का एक लंबा सा गैप है, भेद है, होने के कारण राम राज्य आज की स्थिति में व्यवहारिक नहीं हो सकता। लेकिन गांधी जी की इस बात से परिचित हैं। उनके द्वारा राम राज्य शब्द का प्रयोग भावनावश जो है वो अलंकारिक रूप में अर्थ में किया गया है और शाब्दिक अर्थ में नहीं। इसलिए हमें इसको समझने की ज़रूरत है। अलंकारिक रूप में उन्होंने किया है, क्योंकि उस समय जो राम राज्य में बहुत लोग कल्याणकारी राज्य था, सभी को के बारे में सोचा जाता था, सभी के हितों के बारे में सोचा था, सभी जनता सुख थी, कोई भी दुर्भावनाएं नहीं थी, कहीं भी चोरी, छल, कपट इस तरह के द्वेष नहीं थे, सुख, शांति, समृद्धि के साथ सभी लोग अच्छे जीवन जीते थे। तो उस पर्सपेक्ट्स में उन्होंने कहा था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो राज्य जो है अभी भी वैसा हो सकता है। इस जो संबंध में यह बात स्मरणीय है कि गांधी जी ने भी प्लेटो के समान दो आदर्शों का वर्णन किया है। प्रथम आदर्श और द्वितीय उप आदर्श। उनकी पूर्ण आदर्श सामाजिक अवस्था के अंतर्गत राज्य के लिए कोई स्थान नहीं है, लेकिन गांधी जी यथार्थवादी थे और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि मानव स्वभाव की वर्तमान स्थिति को देखते हुए पूर्ण आदर्श राज्य की स्थापना संभव नहीं है। इसलिए उनके द्वारा व्यवहारिक दृष्टिकोण से उप आदर्श राज्य की कल्पना की गई और गांधी के आदर्श समाज या राज्य के रूप में हमारे द्वारा उसके उप आदर्श राज्य की धारणा जो है वो का अध्ययन किया जा सकता है। और गांधी जी का जो उप आदर्श राज्य या समाज है, उस आदर्श राज्य की विशेषता क्या है, उसका अध्ययन हम अब करेंगे। जो उसकी पहली विशेषता है वो यह है कि अहिंसात्मक समाज होगा। गांधी ने अपने आदर्श राज्य को अहिंसात्मक समाज के नाम से पुकारते हैं और गांधी जी के इस आदर्श समाज में राज्य संस्था का अस्तित्व होगा और पुलिस, जेल, सेना तथा न्यायालय आदि शासन की बाध्यकारी सत्ताएं भी होंगी। फिर भी यह अहिंसक समाज इस दृष्टि से है कि इसमें इन सत्ताओं का प्रयोग जनता को आतंकित और उत्पीड़ित करने के लिए नहीं, बल्कि उनकी सेवा करने के लिए किया जाएगा। इस आदर्श समाज में कभी कभी
समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध दबाव का प्रयोग करना पड़ सकता है, किंतु इस दबाव का रूप सत्याग्रह का होगा, हिंसात्मक नहीं। उन्होंने अपने उपादर्श राज्य में ये बातें कही है। दूसरा है शासन का रूप जो है लोकतांत्रिक। गांधी जी ने आदर्श समाज में शासन का स्वरूप जो है पूर्णतः लोकतांत्रिक होगा बताया है, और जनता को न केवल मत देने का अधिकार प्राप्त होगा, वरन जनता सक्रिय रूप से शासन व्यवस्था के संचालन में भी भाग लेगा। शासन सत्ता सीमित होगी और संभव रूपों में जनता के प्रति उत्तरदायी होगी, अपने सभी रूपों में जनता के प्रति उत्तरदायी होगी। तीसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता होगी इस आदर्श राज्य की कि केंद्रीकृत सत्ता विकेंद्रीकृत सत्ता होगी। गांधी जी के आदर्श राज्य का जो प्रमुख लक्षण जो है वो विकेंद्रीकृत सत्ता है। गांधी जी संपूर्ण भारत में प्राचीन ढंग से स्वतंत्रता और स्वावलंबी गांव बनाने समाजों की स्थापना करना चाहते थे, जिसका आधार ग्राम पंचायतें होंगी। और विकेंद्रीकरण को अधिक सफल बनाने के लिए गांधी जी का सुझाव था कि ग्राम पंचायतों का निर्वाचन तो प्रत्यक्ष रूप से हो, लेकिन गांव से ऊपर जो भी प्रशासनिक इकाइयां हों, जैसे प्रादेशिक सरकार, राष्ट्रीय सरकार आदि के विधानमंडलों का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से हो, जिससे सत्ता का समस्त केंद्र ग्राम पंचायत ही बनी रहे। इस प्रकार की व्यवस्था से गांव में स्वशासन और स्वावलंबन की भावना उत्पन्न होगी और वे वास्तविक अर्थ में स्वतंत्र हो पाएंगे। ये बातें उन्होंने कही थी। जो चौथी महत्वपूर्ण विशेषता उनके आदर्श समाज की होगी वो आर्थिक क्षेत्र में विकेंद्रीकरण। गांधी जी के आदर्श राज्य में आर्थिक क्षेत्र में के अंतर्गत विकेंद्रीकरण को अपनाने का सुझाव दिया है और विशाल तथा केंद्रीकृत उद्योग लगभग समाप्त हो जाएंगे और उनके स्थान पे छोटे छोटे कुटीर उद्योगों चलाए जाएंगे और उन मशीनों का तो प्रयोग किया जा सकेगा जो मनुष्यों के लिए सुविधाजनक होती हैं, किंतु मशीनों को मानवीय श्रम के शोषण का साधन नहीं बनाया जाएगा। जितनी ज़रूरत है उतनी ही मशीनों का जो है वो प्रयोग किया जाएगा और गांव अपनी आवश्यकता की वस्तुएं स्वयं उत्पन्न करेगा और प्रत्येक व्यक्ति उसके उत्पादन के साधनों का स्वयं स्वामी होगा। इस प्रकार आर्थिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और शोषण का अंत हो जाएगा। तो गांधी जी ने ऐसा बताया है कि किस तरह से उसका जो विकेंद्रीकरण जो है वो किया जा सकता है, जो आर्थिक क्षेत्र में जो है किस तरह से विकेंद्रीकरण किया जाएगा। अगली जो उनके आदर्श राज्य की विशेषता है नागरिक अधिकारों पर आधारित। गांधी जी का जो राज्य है वो स्वतंत्रता, समानता तथा अन्य नागरिक अधिकारों पर आधारित होगा। इस समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने और समुदाय के निर्माण की स्वतंत्रता होगी। इस समाज के अंतर्गत जाति, धर्म, भाषा, वर्ण, लिंग आदि पर किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं होगा और सभी व्यक्तियों को समान सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। अगली जो उन्होंने विशेषता बताई है निजी संपत्ति का अस्तित्व। इस आदर्श राज्य में निजी संपत्ति की प्रथा का अस्तित्व होगा, किंतु संपत्ति के स्वामी अपनी संपत्ति का प्रयोग निजी स्वार्थ के लिए नहीं करेंगे, वरन समस्त समाज के कल्याण के लिए करेंगे। वे यह समझकर कार्य करेंगे कि उनके पास जो भी संपत्ति है उसका वास्तविक स्वामी समाज ही है और समाज के द्वारा उन्हें इस संपत्ति का रक्षक, संरक्षक या ट्रस्टीशिप नियुक्त किया गया है। ट्रस्टीशिप सिद्धांत का उन्होंने जो समर्थन किया है। अगली जो विशेषता है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए श्रम अनिवार्य है। इस आदर्श समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपने भरण पोषण के लिए श्रम करना अनिवार्य होगा। कोई भी मनुष्य अपने निर्वाह के लिए दूसरों पर की कमाई उसके हड़पने का प्रयत्न नहीं करेगा और बौद्धिक श्रम करने वाले व्यक्तियों के लिए भी कुछ न कुछ समय के लिए शारीरिक श्रम करना अनिवार्य होगा। सभी व्यक्तियों के द्वारा शारीरिक श्रम किए जाने पर समाज में वास्तविक समानता की स्थापना हो सकती है। अगली जो उन्होंने बात कही है वर्ण व्यवस्था के बारे में कि जो गांधी जी का आदर्श राज्य जो है, आदर्श समाज जो है वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित होगा।
प्राचीन काल की भांति समाज 4 वर्णों में विभाजित होगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और प्रत्येक वर्ग वंश परंपरा के आधार पर अपना कार्य करेगा, किंतु इन वर्गों को सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्र में समान अधिकार प्राप्त होगा और किसी भी प्रकार की ऊंच नीच की भावना नहीं होगी। गांधी के आदर्श समाज में स्त्रियों को भी सभी क्षेत्रों में समान अधिकार प्राप्त होंगे, किंतु उनका मुख्य कार्य जो होगा घर क्षेत्र के अंदर ही होगा। तो अगली जो उन्होंने विशेषता बताई है कि अस्पृश्यता का अंत। गांधी जी अस्पृश्यता को भारतीय समाज के लिए एक कलंक मानते थे और उसके आदर्श समाज में अस्पृश्यता का कोई स्थान नहीं था। तो इस आदर्श समाज में भी कोई अस्पृश्यता वाली बात नहीं होगी। अगली जो विशेषता है वो धर्मनिरपेक्ष समाज। इस समाज में किसी एक विशेष धर्म को राज्य का आश्रय प्राप्त नहीं होगा। राज्य की दृष्टि से सभी धर्म समान होंगे और सभी धर्म के अनुयायियों को समान सुविधाएं दी जाएंगी। गांधी जी का ये विचार है। अगली जो उनका विचार है इस आदर्श समाज के प्रति वो है गौवध निषेध। गांधी जी भारत जैसे राज्य में धार्मिक तथा आर्थिक दोनों दृष्टि से गाय की रक्षा को बहुत ही अधिक आवश्यक मानते थे और इसलिए उनके द्वारा अपने आदर्श समाज में गौ हत्या को निषेध बताया गया है और निषेध किया गया था। उसके बाद है उनकी अगली जो आदर्श समाज है उसकी विशेषता है कि मद्य निषेध। गांधी जी का निश्चित विचार था कि मद और अन्य मादक पदार्थों का सेवन व्यक्तियों के चारित्रिक जो है उसका पतन करता है, अतः उनके आदर्श समाज में ना तो मादक वस्तुएं होंगी और ना उनका उत्पादन होगा और ना ही उनकी कोई बिक्री होगी। इन सभी को उन्होंने वर्जित किया है अपने आदर्श समाज के अंतर्गत। अगली जो उन्होंने विशेषता बताई है कि निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए। गांधी जी के आदर्श समाज में गांव-गांव और मोहल्ले में बुनियादी ढंग की स्वावलंबी पाठशालाएं होंगी जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम प्राथमिक शिक्षा जो है निःशुल्क जो है वो प्रदान की जाएगी। तो इस तरह से गांधी जी का यह विचार था कि अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा के विचार का उन्होंने प्रतिपादन किया है। और जो उनकी अंतिम जो विशेषता थी उनके समाज की, आदर्श समाज की, वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति प्रिय। गांधी जी वसुदैव कुटुंबकम की धारणा में विश्वास करते थे और इस कारण उनका आदर्श राज्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अन्य राज्यों के साथ मैत्री, सद्भावना और सहयोग के आधार पर संबंध स्थापित करेगा। तो ये थे गांधी जी के सामाजिक राजनीतिक विचार के अंतर्गत जो उन्होंने आदर्श राज्य किया, स्टेट के बारे में जो उनका कंसेप्ट है उसके बारे में। वह एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे जहाँ पे कोई अत्याचार नहीं होगा, कोई शोषण नहीं होगा, बड़े बड़े मशीनों का प्रयोग नहीं होगा, छोटे छोटे कुटीर उद्योग होंगे, सभी जगह समाज में समानता होगी, समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित होगा, सभी लोग अपने वर्ण के अनुसार अपना काम करेंगे, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होगा, प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था होगी, अंतर्राष्ट्रीयतावाद होगी, मद्य निषेध होगा, स्त्रियों को सम्मानपूर्वक सम्मानजनक शिक्षा स्थिति होगी, उनको भी सारे अधिकार दिए जाएंगे। और इस तरह से एक ऐसे समाज की उन्होंने आदर्श समाज की कल्पना की जहां सभी लोग जो है वो शांतिपूर्वक अपने जीवन का विकास कर पाएंगे, अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं, अपना बौद्धिक विकास, अपना चारित्रिक विकास, हर तरह से विकास करके एक आदर्श राज्य की स्थापना कर सकते हैं। तो ये थे गांधी जी के जो है वो जो आदर्श राज्य से संबंधित या स्टेट से संबंधित जो उनके कंसेप्ट थे, समाज से संबंधित, आदर्श समाज या आदर्श राज्य से संबंधित उनके जो विचार थे उसका हमने अध्ययन किया। आई होप आपको समझ में आया हो। आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। बहुत जल्द हम अपने नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।